साबिक सफीर जमील अहमद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बड़े हौलनाक मंसूबे हैं जो कि नाकाम हुए भारत की जानिब, तो कितना शर्मनाक है ये, कितना जरूरी है कि भारत को कटहरे में खड़ा किया जाए जो कि दूसरों की सरजमीन पर दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस है। ये बिल्कुल सही है, उसको कटहरे में भी तो खड़ा करना चाहिए और साथ में हमें वो पूरी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि भारत के मजमूम इरादों का इस पूरी कौम को और इस पूरे मुल्क को पता है। मजमूम इरादों का पूरे कौम और पूरे मुल्क को पता है, लिहाजा हमें उसी लिहाज से अपना अपना बंदोबस्त भी रखना चाहिए। मिसाल के तौर पर अभी भारत की जो इस वक्त हमारे पास निशाने मौजूद हैं उसमें से कुछ तो बता दिया आपको जो हमारे वजीर खारजा है उन्होंने, कि भारत के कौन कौन से मजमूम इरादे हैं और क्या क्या अभी दहशत गर्दी के मामले में अब क्या करना चाहता है आने वाले दिनों में। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हमने 151 सफ़ों का पूरा दोस्तियत पहले भी दे चुके हैं हम हुकूमत की तरफ से, अक़वाम मुत्तहिदा में भी। और लेकिन जो बात रहती है इस मामले में वो ये है कि हमें तसलसल के साथ बेनकाब करना चाहिए। ये हमें पता है, ये दुनिया को पता है, अमेरिकन थिंक टैंक्स ने बताया है इसको कि भारत का सबसे ज्यादा, इंडिया का सबसे ज्यादा जो बजट है रॉ का, वो है ही पाकिस्तान के खिलाफ, चाहे वो अफगानिस्तान में बैठे लोगों को सपोर्ट कर रहा हो पीटीपी और बाकी जो पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान से को नुकसान पहुंचाने वाले दहशतगर्द हैं, या वो ईरान के जरिए कुछ लोगों को लॉन्च करने की कोशिश उसने की थी, पहले खैर हमने पकड़ लिया उसको। इसी तरह मुल्क में जो हमारे रहते हैं लोग, उनमें से भी कुछ को एजेंट बना के, और जो कार्रवाइयां पिछले दिनों की कराची में कुछ 4-5 कार्रवाइयां हुई हैं, मुल्क के दूसरे हिस्सों में कार्रवाइयां हुई है जिसमें कि टारगेटेड किलिंग चंद लोगों की की गई है, जिसमें के तफ्तीश ने बताया है कि वो इंडिया के पीछे पर्दा और उसके पीछे इंडिया का हाथ है। तो लिहाजा अब तो ऐसी इतलात आ रही है कि आने वाले वक्तों में, आने वाले दिनों में जो मंसूबा बनाया है और जिसका के इशारा दिया है हमारे मिनिस्टर साहब ने भी, आने वाले दिनों में इसमें थोड़ी तेजी नजर आ रही है। लिहाजा हमें करना क्या चाहिए? पहली बात तो ये है कि अपने मिनहासुल कौम थोड़ी सी मजबूती पैदा करने के लिए हमें वो मजबूत तरीका और मजबूत सोच रखनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि लोगों को जो हमसे नाराज हैं, जो फिरके, जो लोग, जो तबके, उन नाराज लोगों से एंगेजमेंट रखें, उनसे डायलॉग जारी रखें ताकि वो दूसरों के हाथों में ना खेल जाए। भारत या दूसरे हमारे दुश्मन वो क्या करते हैं? जो लोग हम हमारे खिलाफ हैं, जो लोग हमसे जो चाहते हैं कि हमें नुकसान पहुंचे, यानी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे, तो वो उनको अपना पैरोकार बना के और उन्हें इस्तेमाल करते हैं उनके इंफॉर्मेशन गिविंग के लिए, उनको इस्तेमाल करके दहशतगर्दी के प्रोग्राम करवाने के लिए। और अब तो मेरा ख्याल है कि हमें इस बात पर थोड़ा सा कितना तशवीशनाक है लोकल्स का रिक्रूट होना खुसूसी तौर पर, तो उसको केटर करने के लिए क्या कर सकती है फिर अब स्टेट? लेकिन ये तो देखिए रवायत रही है इंटेलिजेंस एजेंसी की ना, कि लोकल्स को वो रिक्रूट करते हैं और एजेंट्स बनाते हैं। यही मैंने आपको जिक्र किया अभी चंद लम्हे पहले कि ऐसे केसेस तफ्तीश होके साबित हो चुके हैं कि हमारे जो अहले वतन है उनमें से भी कुछ लोगों को अपने तरफ यानी एजेंट बना के और उनसे काम लिया जाना, वो राह चीज को कर रहा है, पहले से कर रहा है। तो उसमें करना ये होना ये चाहिए कि हमारे जो इदारे, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, हमारे जो अहले वतन है, उनकी नजरें इतनी होनी चाहिए कि वो गवर्नमेंट के इस मामले में आंख और कान बने। मोहल्ले में, गली में, कुचों में मशकूक लोग आते हैं तो उनकी कोई इत्तला दे। यहाँ तो बिल्कुल ही खामोशी हो जाती है, राब्ते पुलिस के भी इतने नहीं है कम्युनिटी के साथ, तो लिहाजा जिसकी वजह से वो इंफॉर्मेशन भी पूरी नहीं मिलती है। और दूसरा यह है कि आजकल सोफिस्टिकेशन इतनी आ गई है कि उस सोफिस्टिकेशन की वजह से खामोशी में ये सारी दहशतगर्दी की कार्रवाइयां और टारगेट किलिंग वगैरह हो जाती हैं। तो हमें अपने नेटवर्क को इसके तोड़ के लिए अपने नेटवर्क को मजबूत करना पड़ेगा और अपने कौम को हमें अपने साथ मिला के कॉन्फिडेंस में रख के अपने आंख और कान हमने अपनी कौम को बनाना होगा, तब जाके इस मामलात को किसी लिहाज से हम कंट्रोल कर सकेंगे और दुनिया अक़वाम को हमें
जिस तरह हमने 151 डोजियर दे के भूल गए, हमें चाहिए कि उस डोजियर को देने के बाद दुनिया अवाम को सबूत के साथ साबित करें। हमारे पास सारे सबूत यही बात मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ जमील साहब, इस पर रोशनी डाली का, क्योंकि आज बड़े सबूत पेश किए गए हैं। दफ्तर खारजा की जानिब से ये बताया गया कि किस तरह से कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू एविडेंस मिला है, फिर बैंकिंग चैनल्स के थ्रू ट्रांजैक्शन का एविडेंस मिला है, योगेश और अशोक के नाम बताए जा रहे हैं। तो इन सबूतों के जरिए अच्छा केस बिल्ड किया जा सकता है। क्या आलमी अदालत जाना चाहिए पाकिस्तान को? बिल्कुल जाना चाहिए। देखें, इसमें अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक अगर कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस किस्म की हरकत करता है, जिस तरह के अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया, तो ऐसी सूरत में वो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करता है। और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करने पर बिल्कुल जो कोर्सेज, जो फोरम्स अवेलेबल हैं, वो बिल्कुल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जिसके कि भारत भी सिग्नेटरी है इंडिया, और हम भी सिग्नेटरी हैं जिसके। इसी तरीके से जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन पेश की जा सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें दुनिया के बाकी ममालिक हैं उनके कैपिटल्स में इस चीज को पावर कराना चाहिए। इससे बरक्स अगर देखा जाए, अगर तो हमने तो 151 का पहले भी डोजियर दिया और अभी भी ये सबूत पेश किए जा रहे हैं आज, लेकिन इसको तसलसल के साथ हमें जब तक कि हम इसकी प्रचार नहीं करेंगे। और इसके 3 तरीके हैं इसकी प्रचार करने के। पहला तरीका ये है कि लीगल डिप्लोमेसी, जो मैंने अभी आपको बताई कि इंटरनेशनल कोर्ट हो गया, जिसमें जनरल असेंबली हो गई, जिसमें सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, कर उसमें वीटो हो जाता है। लेकिन उसके साथ दूसरा तरीका ये है कि ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी के तहत जहां जहां हमारे सफीर और सफारत खाने हैं, वहां वहां उनको चाहिए कि वो जाएं उन मुताल्लिका ममालिक में और उनके जो फॉरेन ऑफिस हैं उनको बताएं कि ये चीजें हैं और ये सबूत हमारे पास हैं, ताकि जब ये डिस्कशन जनरल असेंबली या इंटरनेशनल फोरम पे हो तो उनको पता हो उन ममालिक को जहां जहां हमारे हैं कि क्या हो रहा है। और तीसरी जो बहुत अहम बात है वो है पब्लिक डिप्लोमेसी के तहत दुनिया के ममालिक में जहां जहां हमारे सफारत खाने हैं वहां के मीडिया में बताएं, वहां के यूनिवर्सिटीज में बताएं, वहां के सेमिनार और सिंपोजियम करके बताएं। जब तक ये नहीं होगा, मुतहर्रिक नहीं होंगे, तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, बस बात खत्म हो जाती है। लेकिन इसमें हमें काफी ज्यादा हमारे पास रिसोर्सेज हैं, इसमें बजट की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। जो बजट है उसी में हम कर सकते हैं, सिर्फ हमें अपने सफारत खानों को थोड़ा मुतारिक करना पड़ेगा इस मामले में। जी और जमील साहब देखें ना, बात ये है कि आपने जिस तरह कहा कि कैसे डिप्लोमेसी के थ्रू लोगों को बताया जा सकता है, दुनिया को बताया जा सकता है, मगर देखें ना अब ये जो भारत की जो दहशतगर्दाना कार्रवाई है सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है। कनाडा में क्या हुआ, हरदीप सिंह नजर की अगर बात की जाए, आवाजें भी उठी ज़ाहिर कनाडा वजीर आजम की जाने से भी, फिर यूएसए की जाने से भी, मगर भारत से तिजारत नहीं रुकती, मुआशी मफादात आड़े आ जाते हैं। क्या समझते हैं इंसानी हुकूक और जो मुल्कों की सवरेनिटी से ज्यादा अब ये तिजारती मफादात ही अहम रह गए हैं, और जब तक आप इकोनॉमिक जाइंट नहीं बनेंगे कोई सुनेगा नहीं आपकी? नहीं, वो तो एक रुख हुआ ना तस्वीर का, लेकिन असल चीज है कि जियो पॉलिटिकल मंजरनामा इस वक्त दुनिया में जो है उसको जहन में रख के हर मुल्क अपनी अपनी पोजीशन ले रहा है। और पाकिस्तान खास तौर पर जिस खित्ते में पाकिस्तान वतन अजीज जिस खित्ते में है मौजूद, इसकी आजकल स्पॉटलाइट में भी है वो, और इसकी अहमियत पाकिस्तान की जोग्राफिकल लोकेशन के लिहाज से जियो पोलिटिकल तनाजुर में बहुत ज्यादा है। और अगर एक मिसाल इसकी दूं मैं सबसे बड़ी, तो वो ये है कि कंटेनमेंट ऑफ चाइना। और कंटेनमेंट ऑफ चाइना की अगर मैं बात करूं तो भारत को यानी इंडिया को उसको चौधरी बना दिया है यूनाइटेड स्टेट्स ने, ताकि वो कंटोनमेंट में, और इसलिए उसकी इस किस्म की हरकत को नजरअंदाज किया जाता है। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अभी तो अब तो पहले की बात है कि अमेरिका ने खुद अपने कमीशन, जो उनका कमीशन है रिलीजियस फ्रीडम का, उसमें उन्होंने कहा कि इंडिया में काफी माइनॉरिटीज को मार्जिनलाइज किया जा रहा है। लेकिन जब एक्शन लेने की बात आई तो उन्होंने पाकिस्तान का नाम दे दिया, इंडिया का नाम निकाल दिया। ये जियोपॉलिटिकल मफादात की वजह से ऐसी चीजें होती हैं। तो लिहाजा हमें करना क्या चाहिए कि हमें जब दुनिया या अक़वाम को, जो मैंने आपको 3 तरीकाकार आपके नाज़रीन के लिए बताया, पहला तरीका ये है ट्रेडिशनल, और दूसरा तरीका ये है पब्लिक, और तीसरा तरीका ये है लीगल डिप्लोमेसी, तो उसके तहत हमें मुतारिफ होना पड़ेगा अपने हमारे सफारत खानों से और सफीरों से। हमें वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पर रिपोर्ट लेनी पड़ेगी
कि उन्होंने क्या क्या अब एफर्ट की। लेकिन डिप्लोमेसी नाम है कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी का। जब तक ये जो हमने 151 रुपए का डोसियर दिया था आज से 4 बरस पहले, तो उसके बाद उस पर खामोशी हो गई। इसी तरीके से जब ह्यूमन राइट्स कमीशन ने पूरा एक बहुत बड़ा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ह्यूमन राइट्स कमिश्नर ने जब पूरी दुनिया को बताया कि कश्मीर में भारत क्या कर रहा है और किस किस्म की एट्रॉसिटीज हो रही है, और उसके बाद उन आंसुओं और सिस्कियों के साथ कमिश्नर जो था इसका ह्यूमन राइट्स काउंसिल का, उसने ये रिपोर्ट पेश की पूरे दुनिया को। दैट वाज द बेस्ट चांस, वी कुड हैव रियली एक्सप्लॉइटेड दैट एंड वी कुड हैव साइटेड दोज एविडेंस। जो एविडेंस हम साइट कर रहे हैं वो तो चलें ठीक है, उस पे इंडिया ये कह सकता है कि पाकिस्तान के बायस है, लेकिन जो इससे पहले थिंक टैंक्स ने इंडिया के खिलाफ दिए हैं, जो रिलीजियस फ्रीडम ने बताया हुआ है, जो इंटरनेशनल हमारे ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ कमीशन है उसने बताया हुआ है, उनको भी सामने रख के और उनको भी मिसाल के तौर पर उसको पेश किया जाना चाहिए, मिसाल बना के कि देखें ये इंटरनेशनल इदारों ने बात की है और ये अब हम पाकिस्तान सबूत दे रहा है, इसको जरा मिला के और इसको उनके साथ मिला के आप जरा इसको चेक करें कि इंडिया क्या कर रहा है। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया की जियोपॉलिटिकल तनाजुर में अमेरिका और उसके एलाइज की तरफ से ज्यादा अहमियत बढ़ गई है, जिसकी वजह से इंडिया के नाज नखरे और इंडिया की इंटरनेशनल कानून की वायलेशन को दरगुजर किया जा रहा है। तो ये सिलसिला अपनी जगह पर है, लेकिन दुनिया में 193 ममालिक हैं, तो वो तो कम से कम उनको अगर हम सेंसिटाइज करें तो एक फैक्टर तो बिल्डअप होता है, चाहे वो तजारत का हो या चाहे वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का हो या चाहे वो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स का हो, इन तमाम चीजों में होता है। और उसके लिए जो मैंने तरीक़ाकार बताया, उन तरीक़ाकार के मुताबिक ये सिलसिला बढ़ाया जाता है। जमीन साहब, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि ज़ाहिर आपने यूनाइटेड नेशंस की बात की, आलमी अदालत की बात की, यूनाइटेड नेशंस की अगर बात की जाए तो उसके अंदर पाकिस्तान और अगर पूरे मुस्लिम ममालिक को मिला के बात की जाए तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन बड़ा कम प्रोपोर्शन बनता है, तो वेस्टर्नाइज ज़्यादा उसको समझा जाता है, ज़ाहिर उसमें इन्फ्लुएंस ज़्यादा वेस्ट का है। तो ज़ाहिर जिसकी वेस्ट को हिमायत हासिल होगी, जैसे कि कंटेनमेंट ऑफ चाइना की आपने बात की, तो उसके अंदर ज़ाहिर भारत की उनको ज़रूरत है, यूएसए को, तो फिर पावर गेम में ऊपर आने की भी ज़ाहिर फिर तो ज़रूरत है ना पाकिस्तान को, ताकि उनकी बात सुनी भी जाए, और वो कैसे? अरे बड़ी सिंपल सी बात है कि देखिए 5 जो वीटो पावर ममालिक हैं उनकी तो बहरहाल ज्यादा से होती है, लेकिन सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल ही तो नहीं है ना दुनिया में। ये ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल एक इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है, आखिर में इम्प्लीमेंट कराने की सिक्योरिटी काउंसिल को अपना चैप्टर 6 के तहत और चैप्टर 7 के तहत उनको रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। लेकिन उसके अलावा भी तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है हमारी काफी सारी, उसके अलावा यूरोपियन यूनियन है, उसके अलावा हमारे एचसीओ है, ईसीओ है, एयू है, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनको साथ अगर मिला के चलें तो प्रेशर तो पड़ेगा और प्रेशर पड़ेगा। अब रहा सवाल यूएनओ का, तो यूएनओ को समझने के लिए 2 बातों का समझना बड़ा जरूरी है। एक तो यह है कि यूएन का एक कंपोनेंट जो है उसका सेक्रेटेरिएट है, दूसरा कंपोनेंट उसका टोटल उसका वो पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल इस लिहाज से है दूसरा कंपोनेंट कि वो सिक्योरिटी काउंसिल में जब बात आ जाती है तो वहाँ जो वीटो पावर्स मुल्क हैं उनके जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट आ जाते हैं, और जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट में देखें गाजा में क्या हो रहा है, कितनी बर्बरियत हो रही है। जमील साहब, हमें ब्रिगेडियर जनरल बाबर अलाउद्दीन साहब भी ज्वाइन कर